नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं शुष्क खेती के अंतर्गत फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि फसल चक्र कहते किसी को है। फसल चक्र किसे कहते हैं? वह निश्चित क्षेत्र जहाँ पर फसलों को अदल बदल कर बोया जाता है क्या कहलाता है? फसल चक्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, निश्चित क्षेत्र क्या है? अपना खेत है। निश्चित क्षेत्र क्या है? खेत है। इस खेत के अंदर फसलों को अलग अलग रूप से अदल बदल के अपन बोते हैं तो उसे फसल चक्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये एक प्रकार का फसल चक्र है। ये एक ही खेत था, लेकिन इस खेत में पहले गेहूं बोया गया, गेहूं के बाद में अगली फिर चिकरौली बोई गई, और उसके बाद में जौ बोया गया, और जौ के बाद में कुछ वेजिटेबल या सब्जियां बोई गई, और सब्जियों के बाद में बीटरूट वगैरह, पालक वगैरह ये उगाए गए, और इसके बाद में वापस क्या उगाया गया? गेहूं उगाया गया। ये एक प्रकार का क्या है? चक्र है। मतलब किसी खेत में फसलों को अदल बदल कर बोना या अलग अलग कुल वाली फसलें उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्र के नाम से जाना जाता है, या सस्यावर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों, फसल चक्र की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए यह आपको मैं बताएं। फसल चक्र सबसे पहले तो 1 साल से लेकर और 3 साल तक का होता है, 3 वर्ष तक का होता है। मतलब 1 वर्ष का फसल चक्र नहीं होना चाहिए, 1 से 3 वर्ष तक का फसल चक्र होना चाहिए। फसल चक्र खेत में उपस्थित जो संसाधन हैं उन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए, तथा साथ साथ में बाजार की मांग और यातायात के साधनों को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। मतलब अगर बाजार में उस चीज़ की मांग है तथा अपने पास यातायात के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं तो उन चीज़ों को फसल चक्र के अंतर्गत आप शामिल करें। फसल चक्र किसान की घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए कि किसान की जो भोजन संबंधित आवश्यकताएं हों वो पूरी हो सके। साथ साथ में रेशे संबंधित आवश्यकताएं, तिलहन दलहन आदि संबंधित जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी इसके अंतर्गत हो सकें। दोस्तों, तो इस प्रकार से आप फसल चक्र तैयार कर सकते हैं। फसल चक्र 1 वर्ष का भी तैयार कर सकते हैं आप, और 3 वर्ष का भी तैयार कर सकते हैं। फसल चक्र के अंतर्गत दलहनी फसलों को या फलीदार फसलों को अवश्य आप सम्मिलित करें, क्योंकि दलहनी या फलीदार फसलें वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके और पौधे को उपलब्ध करवाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों सस्यावर्तन के सिद्धांत। फसल चक्र के क्या क्या सिद्धांत हैं? तो इसमें पहला सिद्धांत है गहरी जड़ वाली फसल के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलें बोनी चाहिए। दोस्तों देखो, ये कोई सोइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका है, तो इसमें एक बार आपने अगर फसल उगाई तो इस फसल की जड़ें गहराई तक जा रही हैं। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो सोइल पोर्शन है इसके सारे पोषक तत्व ये फसल यहाँ तक ले रही है। तो ये कह रहा है कि गहरी जड़ वाली फसल के बाद में कम गहरी जड़ वाली फसल आपको लेनी चाहिए। तो जब दूसरे ऋतु में या दूसरी सीजन में आप फसल लगा रहे हो तो उस समय आपको उथली जड़ वाली फसल लगानी चाहिए। जिन फसलों की जड़ें कम गहराई वाली होती हैं ऐसी फसलें लगानी चाहिए, क्योंकि पिछली बार फसल ने पोषक तत्व इस एरिया से उठाया था और अब इस बार कहाँ से उठाएगा? ऊपर से उठाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना चाहिए कि एक बार गहरी जड़ वाली फसल उगाएं और एक बार कम गहरी जड़ या उथली जड़ वाली फसल आपको बोनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसलें बोनी चाहिए। जैसे कि एक बार आपने खेत में चने की फसल उगाई तो उसके बाद में आपको गेहूं की फसल या बाजरे की फसल उगानी चाहिए। भाई नेक्स्ट सीजन में गेहूं तो उगा नहीं सकते, क्या उगा सकते हैं? बाजरा उगा सकते हैं। उसके नेक्स्ट में फिर आप गेहूं दोबारा से उगा सकते हैं। तो आपने जैसे पहले दलहनी फसल उगाई तो उसके बाद में दलहनी फसल आप उगाएं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद में कम खाद चाहने वाली फसलें उगाएं। जो फसलें खाद ज़्यादा चाहती हैं, जैसे कि मान लो आपके उदाहरण के तौर पे है गन्ना। गन्ने को क्या चाहिए? खाद ज़्यादा चाहिए, तो गन्ने को खाद ज़्यादा चाहिए। या मान लो धान है तो धान को क्या चाहिए? खाद ज़्यादा चाहिए, उर्वरक ज़्यादा चाहिए। तो उसके बाद में कम खाद उर्वरक चाहने वाली फसलें आप उगाएं। जैसे कि आप इसके बाद में मोठ उगा सकते हैं, मूंग उगा सकते हैं, बाजरा उगा सकते हैं, आदि फसलें उगा सकते हैं। तो ये सस्यावर्धन के सिद्धांत चल रहे हैं। आगे अधिक जल मांग वाली फसल के बाद में
कम जल मांग वाली फसलें उगाएं। अधिक जल मांग वाली, आपको पता है सबसे अधिक जल मांग, जैसे मान लो धान है, धान की जल मांग सबसे अधिक है। तो एक बार आपने खेत में धान उगा दिया तो धान के बाद में कम जल मांग वाली फसलें आप उगाएं। जैसे धान के बाद में आप गंवार उगा सकते हैं, ताकि उसमें क्या है, मृदा में वायु संचार लगातार बना रहे, मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक क्षमता है वो प्रॉपर बनी रहे, मृदा के अंदर जल निकास की समस्या क्या सुधार रहे। आगे बात करते हैं, मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देने वाली फसलों के बाद में मृदा क्षरण को अवरोधन वाली फसलें बोई चाहिए। मतलब एक ऐसी फसल होती है जो मृदा क्षरण को कम करती है, दूसरी फसलें जो मृदा क्षरण को क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो जैसे मान लो आपने एक लाइन आपने मक्का की बोई और उसके बाद में आपने जगह बीच में खाली छोड़ रखी है और उसके बाद में मक्का की दूसरी लाइन आपने क्या कर रखी है, बो रखी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या मृदा क्षरण अधिक होता है। तो आप जो फसलें मृदा क्षरण को कम करती हैं, जैसे मान लो कपास, लोबिया, ऐसी फसलें आप उगाएं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक ही कुल की फसलें लगातार नहीं उगानी चाहिए। सीधी सी बात है, अगर आपने मान लो ग्रेमीनी फैमिली की फसल उगा रखी है, जैसे किसी खेत में आपने धान उगा रखा है और दूसरी बार में भी क्या आपने बाजरा उगा दिया, मतलब दोनों कौन सी की है, ग्रेमीनी फैमिली की फसलें हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको चाहिए। धान के बाद में जैसे आप मोठ उगा सकते हैं, तो मोठ कौन से का है, लेगुमिनेसी फैमिली का है। ऐसा करने से क्या होता है, एक फैमिली के जो फसलें होती हैं उन पे कीट पतंगे लगातार वही आक्रमण करते रहते हैं और रोग वही आक्रमण करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, रोग और कीटों को वहाँ पर परमानेंट एक तरीके से शरण मिलती है। उनसे बचाने के लिए अपने को क्या करनी चाहिए, एक ही कुल की फसलें बार बार नहीं उगानी चाहिए। आगे बात करें अपन, फसल चक्र में किसान की घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उगाना चाहिए फसलें। कैसे, आपको पता है किसान को जीवन यापन करने के लिए खाद्यान्न फसलें भी चाहिए होती हैं, तिलहन फसलें भी चाहिए होती हैं और दलहन फसलें भी चाहिए होती हैं, साथ साथ में रेशे वाली फसलें भी चाहिए होती हैं। तो सभी प्रकार की फसलें जैसा किसान की घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं, तो उन सभी फसलों को इसके अंदर फसल चक्र में शामिल करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कृषि साधनों का वर्ष पर क्षमतापूर्ण ढंग से उपयोग। कैसे कृषि साधनों का वर्ष पर क्षमतापूर्ण ढंग से उपयोग कैसे करें, कि अपने खेत पर जितने भी संसाधन उपयोग हैं तो उनमें किसी भी संसाधन का अंधाधुंध उपयोग ना हो, उनका एक सही ढंग से क्षमतापूर्ण ढंग से क्या हो, उपयोग हो, ज़्यादा किसी भी संसाधन का दोहन ना हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फसल चक्र निकटवर्ती कृषि आधारित उद्योग को ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए। मतलब आपका फसल चक्र आपके निकटवर्ती, मतलब पास में कोई भी उद्योग, चाहे मान लो चीनी उद्योग हो, चाहे गुड़ उद्योग हो, चाहे वस्त्र उद्योग हो, उनको ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए। मान लीजिए आपके आसपास में कोई चीनी की मिल नहीं है और आपने गन्ने की फसल उगा दी, तो आपके खेत की उत्पादकता उससे क्या होगी, कम, क्योंकि गन्ने को आपको बेचने के लिए दूसरे बाज़ारों में दूरी तक जाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर उन्हीं फसलों को उगाएं जिन फसलों के आपके आसपास में उद्योग लगे हुए हों। नेक्स्ट बात करते हैं, लवणीय मृदाओं हेतु फसल चक्र में लवणीयता सहनशील वाली फसलें बोनी चाहिए। ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो लवणीय मृदा को क्या कर सकें, सहन कर सकें। जैसे जो आप कर सकते हो, बारले उगा सकते हो, इसके साथ साथ में ढेंचा उगा सकते हो, सनही उगा सकते हो। ये फसलें ऐसी होती हैं जो लवणीयता को क्या कर सकती हैं, सहन कर सकती हैं। तो ऐसा करने से मृदा की लवणीयता में भी सुधार होता है और फसल का उत्पादन भी अपने को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फसल चक्र के लाभ। जो सस्यावर्तन फसल चक्र है, इसके लाभ क्या क्या हैं दोस्तों। अगर सबसे पहले अपन बात करें तो मृदा उर्वरता में वृद्धि होती है, मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि अगर अपन लगातार एक ही फसल बोते रहेंगे तो वो एक ही पोषक तत्व का ज़्यादा दोहन करती रहेगी। तो अपन बार बार अगर फसल को चेंज कर करके बोते रहेंगे, अदल बदल कर बोते रहेंगे, तो मृदा की उर्वरा शक्ति में सुधार होगा, मृदा कणाकार में भी सुधार होगा, मृदा की संरचना में भी क्या होगा, सुधार होगा।
मृदा की भौतिक, जैविक और रासायनिक जो दशा है उसमें भी क्या होगा, सुधार। खरपतवार नियंत्रण में सहायक, लगातार मान लो अपन एक ही कुल की फसलें अगर उगाते हैं तो उनमें एक ही कुल की फसलें उगाने से वही खरपतवार रेगुलर शरण लेते रहते हैं। तो ऐसा अगर अपन फसलों को अदल बदल के बोएंगे तो उन खरपतवारों का क्या हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। वर्ष पर कृषि साधनों का पूर्ण उपयोग हो जाएगा। कैसे, जिन कृषि साधनों का अपन, कई बार क्या होता है, कई संसाधनों का ज़्यादा दोहन होता है और कई काम में ही अपने नहीं आते हैं। तो जब फसलों को अपन अदल बदल के बोएंगे तो उस कंडीशन में सभी संसाधनों का संपूर्ण ढंग से, पूर्ण ढंग से उपयोग होगा। किसान की आर्थिक दशा में सुधार होगा, क्योंकि किसान को क्या है, कई बार एक फसल लगातार उगाने से उस क्षेत्र के आसपास में क्या होता है, मंडियों में भाव गिर जाते हैं। तो अगर किसान आपको दूसरी मंडी से रिलेटेड या दूसरी फसल उगाकर अगर बुआई करेगा तो उसको अच्छा भाव उस जगह मिल सकता है। किसान की घरेलू आवश्यकताओं की इसमें क्या होगी, पूर्ति होगी। आपको पता है दोस्तों, किसान को एक पेट भरने के लिए मान लीजिए, चाहे से आप उनकी आर्थिक आवश्यकता मान लीजिए, उनको पूर्ति के लिए एक कृषि ही उनका क्या रहता है, सारा रहता है। तो अलग अलग प्रकार की जब फसलें उगाएगा वो, तो अपनी खाद्यान्न का भी, दलहन की भी और तिलहन की भी सबकी आवश्यकता उसमें क्या कर लेगा, पूर्ति कर देगा। पादप संरक्षण में सहायता मिलती है। पादप संरक्षण में सहायता कैसे मिलती है कि ज़्यादातर अगर अपन एक ही कुल की फसलें उगाएंगे तो वहाँ पर कीट और पतंगे तथा बीमारियां लगभग वो ही शरण लेती हैं। तो ऐसा होने से क्या होता है, लगातार आपको रोगी फसल पैदा होती है। और अगर फसल चक्र आप अपनाओगे तो पादप संरक्षण क्या होगा, सहायता मिलेगी आपको, फसल रोग मुक्त होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों आगे की तरफ, उचित नियोजन। जो नई नई तकनीकों का आपको सीखने को मिलेगा, नया नया नवाचार आपके पास में मिलेगा और साथ साथ में उचित संसाधनों का उपयोग करने को भी आपको मिलेगा। मृदा क्षरण को रोकने में सहायता मिलेगी। मृदा क्षरण मतलब लगातार आपको एक ही कुल की फसल आप उगा रहे हो जो मृदा के क्षरण को रोक नहीं रही है, तो आप क्या करेंगे, दलहनी फसलें ऐसी उगाएं जो मृदा की ऊपरी सतह को कवर करके रखती हैं। तो उससे क्या होता है, फसल चक्र में तो मदद मिलती ही मिलती है, वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो वो करेगा ही करेगा, साथ साथ में मृदा के क्षरण को भी रोकेगा। फसल उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि। आपको अगर जैसे कीट पतंगों से आपका बचाव हो गया तो फसल की जो गुणवत्ता होती है उसमें भी क्या होगा, सुधार होगा। खरपतवार वाली मिट्टी के अंदर एक तो, और जो रोग ग्रस्त मृदा होती है उन मृदाओं के अंदर फसल की उतनी गुणवत्ता नहीं होती है। तो आप फसल चक्र अपनाओगे तो उससे मृदा की भौतिक रासायनिक दशा चेंज होगी, जिससे फसल की गुणवत्ता में भी क्या होगा, सुधार होगा। मृदा विकार में कमी, मतलब मृदा में किसी प्रकार का लवणीयता, क्षारीयता और इनका जैसे अम्लीयता, धान अगर आप धान की फसल लगातार उगा रहे हो तो मृदा क्या होती जाती है, अम्लता होती जाती है। तो ऐसे विकारों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। मृदा में सभी इस तरह के पोषक तत्व हैं जिसमें जो भी फसल, जैसे आपको पता है कि तिलहनी फसलों को सल्फर ज़्यादा चाहिए होती है, दलहनी फसलों को वातावरण से नाइट्रोजन कम मतलब अवशोषित कर लेती हैं वो, तो कम चाहिए होती है। इसके साथ खाद्यान्न फसलों को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए होती है। तो इन चीज़ों से क्या मृदा में पोषक तत्वों का जो स्तर है, बैलेंस, वो लगातार बना रहता है। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं फसल चक्र के प्रकार। आपको पता है कि 3 प्रकार के फसल चक्र होते हैं, एक वर्षीय फसल चक्र, द्विवर्षीय फसल चक्र और त्रिवर्षीय फसल चक्र। जैसे कि मान लो अगर 1 वर्षीय फसल चक्र आपको तैयार करना है तो आप खरीफ की ऋतु का और रबी की ऋतु का फसल चक्र आप तैयार करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि खरीफ के अंदर आपने बाजरा बोया और रबी में सरसों बोया, खरीफ में आपने तिल बोया, रबी में क्या बोया, आपने गेहूं बोया, खरीफ में मोट बोया, रबी में क्या बोया, गेहूं बोया। तो ये सारे के सारे 1 वर्षीय फसल चक्र के उदाहरण हैं। आप 1 वर्ष में इस प्रकार से फसलों का चुनाव करके फसल चक्र अपने खेत में अपना सकते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन दोस्तों द्विवर्षीय फसल चक्र की। तो द्विवर्षीय फसल चक्र ऐसा होता है जैसे कि आपने एक बार खरीफ सीजन में क्या उगाया, गंवार उगाया, मतलब ये 6 माह की फसल हुई या आधे वर्ष की हुई, ये 6 माह की हुई और ये 6 माह, ये 6 माह। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो कुल वर्षों की संख्या 2 वर्ष होगी, क्योंकि 6 और 6 12 माह और 12 और 12 24 माह। 24 माह में कितने वर्ष होते हैं, 2 वर्ष होते हैं। तो इस प्रकार से आप फसल चक्र बनाएं। देखिए इस फसल चक्र में ऊपर वाला उदाहरण देखिए आप, इसमें आपके दलहनी फसल भी क्या है, शामिल है। एक प्रकार से जो गंवार है उसका कुल क्या होता है, लेगुमिनेसी होता है। इसमें खाद्यान्न फसल भी क्या है,
शामिल हैं, और इसके बाद में दलहनी फसलें भी इसमें क्या है वो वापस शामिल है। नीचे वाला देखिए आप, कपास रेशे वाली फसलें मिल रही है आपको, इसके बाद में आपको खाद्यान्न फसल भी मिल रही है, लेगुमिनेसी फसल भी आपको मिल रही है, और तिलहनी फसल भी मिल रही है। तो इस प्रकार से आप द्विवर्षीय फसल चक्र तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं त्रिवर्षीय फसल चक्र। त्रिवर्षीय फसल चक्र में 3 वर्षों का फसल चक्र होता है। तो देखो दोस्तों, जब फसल चक्र आप तैयार करो तो उस कंडीशन में किन किन चीज़ों का और ध्यान देना आपको आवश्यक है। सबसे पहले तो जो गन्ने की फसल होती है, जो गन्ने की फसल होती है, इसको अपन 1.5 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष में क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अगर किसी फसल चक्र में लिखा हुआ है परत या परती, तो उसका मतलब है कि उस समय खेत में किसी प्रकार की कोई फसल नहीं बोई गई है, तो इसमें इसको वर्षों की संख्या के अंतर्गत गिनते अपन नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि देखिए इस प्रकार से फसल चक्र, मक्का की फसल चक्र, गन्ना और धान और गेहूँ, ये त्रिवर्षीय फसल चक्र कैसे हुआ। इसमें मक्का की फसल कितने माह की थी, इधर 6 महीने में गिन लिया इसको। गन्ने की फसल कितने माह की थी, 1.5 वर्ष की थी। धान की 6 माह की थी, और इसकी कितनी थी, 6 माह की थी। आपको पता है कि 1.5 वर्ष के अंदर कितने महीने होते हैं, 18 माह, और 1 2 3 18 माह ये हो गए तीनों के। तो 18 + 18 कितने हो गए, 36 माह। 36 में अगर वर्ष का भाग देते हैं, 12 महीने का 1 वर्ष होता है, तो कितने वर्ष आ गए दोस्तों, 12 × 36, 3 वर्ष आ गए। तो इस प्रकार से 3 वर्ष का फसल चक्र यहाँ पर आपका तैयार हो जाता है। अब आपके सामने दोस्तों फसल चक्र से संबंधित 2 चीज़ें और हैं, उनको आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एक आपके सामने है फसल सघनता, और दूसरा आपके सामने है फसल चक्र सघनता। इन दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। फसल सघनता क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखें आप, फसल सघनता का मतलब होता है कुल क्षेत्रफल इंटू 100 बटे हुए क्या दे रखा है, कुल बोया गया क्षेत्रफल। कुल बोया गया क्षेत्रफल मतलब नेट मतलब सोन एरिया कितना है। आपका फसली क्षेत्रफल मान लीजिए 2 हेक्टेयर का है, और इस फसली क्षेत्रफल में आपने 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आपने फसल उगाई है, इंटू 100, तो इस क्षेत्र की फसल सघनता 200% हो गई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फसल चक्र सघनता की। फसल चक्र सघनता का सूत्र होता है कुल बोई गए फसलों की संख्या बटे हुए कुल वर्षों की संख्या। तो मान लीजिए इंटू 100, आपके ये एक फसल चक्र का उदाहरण ले लेते हैं अपन। इसमें कुल फसलें कितनी हैं, कुल बोई गई फसलों की संख्या है 4। वर्ष कितने हैं देखिए, 6 माह है मक्का के, 6 माह है किसके, धान के, और 6 माह है गेहूं के, मतलब इसका हो गया 1.5 साल। और अकेला गन्ने का कितना बताया था, 1.5 साल, मतलब 1.5 और 1.5 3 साल हो गई। इसका कितने साल हो गई, 3 साल। तो 3 वर्ष इसका वर्षों की संख्या बटे हुए 100। जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो अपने आएगा यहाँ पर 133% क्या हो गई, इसकी फसल चक्र सघनता हो गई दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आपको पूछा जाता है कि फसल सघनता और फसल चक्र सघनता कैसे निकालते हैं, तो आप इस प्रकार से निकालेंगे।